हेलो दोस्तों, गोया ट्रांस नमस्कार। मैं दीवांशी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने आपको बताया था कि आईआरसी कोड 2020 जो 2025 से लागू है, उसके कुछ प्रावधान ऐसे हैं कि उनको कन्फ्यूजिंग और मिसलीडिंग तरीके से प्रचारित किया जा रहा है। 9 जुलाई को या 10 जुलाई को उसे लागू करने के लिए डीएफएस ने लेटर निकाला, बिल्कुल एक्यूरेट था। फिर 30 जुलाई को लेटर निकाल दिया, उसने कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया। और 10 जुलाई का जो लेटर था या 9 जुलाई का, उससे घबराते हुए वेंकटाचलम, रूपम रॉय और एन चंद्रशेखर ने लेटर लिखा, हमारी 80% स्ट्रेंथ है, निगोशिएशन हमसे भी किया जाए, लेकिन क्यों कोड अलाउ नहीं करता उनसे निगोशिएशन नहीं होगा। फिर एनओवीडब्ल्यू और नोवो फाइनेंस मिनिस्टर के पास पहुंच गए, बोला हमें भी इसमें सम्मिलित किया जाए, और उनको सम्मिलित करते हुए एक ऐसा लेटर निकाल दिया दैट इज टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल। और उसको प्रचारण किया जा रहा है ऐसा जैसे माइनॉरिटी यूनियन, मेजोरिटी यूनियन, ऐसा उस कोड में कहीं भी नहीं है। न माइनॉरिटी वर्ड है, न मेजोरिटी वर्ड है। कहां से निकाल करके लाए भगवान जाने। और जो लेटर निकाला है, पहले निगोशिएटिंग की बात थी 9 जुलाई वाले में, और 30 जुलाई वाले में निगोशिएशन का वर्ड भी नहीं है, केवल इंटरेक्शन। ये दोनों वर्ड अलग अलग हैं, इंटरेक्शन और निगोशिएशन। इन सब बातों को क्लियर करते हुए लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से ये कोई ऑल इंडिया यूनियन बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन के जो जनरल सेक्रेटरी एन शंकर ने एक बहुत ही इफेक्टिव और लीगल लेटर लिखा, वेरी लॉफुल। दोस्तों, सारे डाउट वो क्लियर कर रहे हैं। इसके बारे में बहुत लेटर बताऊंगा, क्योंकि इसकी जागरूकता हमारे लोगों में पहुंचाना जरूरी है। क्योंकि वर्तमान में यूएफयू का कोई भी संगठन, कोई भी घटक दल निगोशिएशन करने के योग्य नहीं है। दे डोंट डिजर्व टू निगोशिएट विद द एम्प्लॉयर। इसलिए इनमें हड़कंप में बचा हुआ है। और जैसे ही 30 तारीख को डीएफएस ने लेटर निकाला कि माइनॉरिटी यूनियन के साथ भी एम्प्लॉयर बात करेंगे, तो उस निगोशिएशन वाली मीटिंग में नहीं करेंगे, अलग से करेंगे, चाय समोसा खाने के लिए, इंटरेक्शन के लिए। अब जो इंटरेक्शन होगा, निगोशिएशन इंटरेक्शन होगा, निगोशिएशन नहीं होगा। इस इंटरेक्शन का प्रचारण सोशल मीडिया में किया जाएगा, और वो यूनियन अपने मेंबर को भी बताएंगे हाँ हमको ही बुलाया था, और जिससे उनका जो पैसा आता रहता है ना, कंट्रीब्यूशन, वो आता रहे। उस चीज को क्लैरिफाई किया है। इसको पढ़ के बताता हूं। बहुत प्यारा लेटर लिखा। आई एम वेरी मच इंप्रेस विद दैट। थैंक यू एन शेखर शंकर। 31 जुलाई को लिखा, माइनॉरिटी रिकॉग्निशन कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाई एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शंस। एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शन में डीएफएस ने जो 30 तारीख को लेटर निकाला, ये माइनॉरिटी का रिकॉग्निशन रिप्लेस नहीं हो सकता। माइनॉरिटी मेजोरिटी वर्ड ही नहीं है। रिकॉग्नाइज तो इवन वेंकटाचलम की ईआईबीई भी नहीं है ये कोड के लागू होने के बाद। और यूएफबीयू की नो यूनियन कोई भी रिकॉग्नाइज नहीं है। रिकॉग्नाइज केवल और केवल बैंक वाइज होंगे, और उसको एम्प्लॉय करेगा। कहते हैं सम माइनॉरिटी यूनियंस आर सेलिब्रेटिंग द रिसेंट कम्युनिकेशंस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एडवाइजिंग बैंक्स टू होल्ड अ सेपरेट इंटरेक्शन मीटिंग विद माइनॉरिटी unions. They are projecting this as a major victory as recognition of their representative status. इंटरैक्शन की बात हो रही है, निगोशिएशन की बातें नहीं हो रही हैं। वो बड़ी खुशी मना रहे हैं कि हमको भी शामिल कर लिया। अरे भाई, संसद ने लॉ जो पास किया है उसको ओवरराइड नहीं कर सकती तुम्हारे डीएफएस साहब। सच क्लेम्स आर मिसलीडिंग एंड हैव नो लीगल बेसिस। द इंडस्ट्रियल रिलेशंस फ्रेमवर्क अंडर द न्यू लेबर कोड्स recognizes the principle that the union enjoying the prescribed majority support of the employees is entitled to function as the recognized negotiating union. इसको मैंने पहले ही बता दिया कौन होगी। The purpose of this provision is to ensure stable effective collective bargaining by avoiding multiple negotiating agents. An administrative guideline issued by any ministry cannot override or dilute the provisions of a law enacted by parliament. At best, the ministry's communication enables management to maintain cordial relation and exchange views with minority unions. Such interactions do not confer recognition, do not create negotiating rights, don't alter the legal status of the majority recognized union, and do not diminish the collective bargaining rights vested in under the law.
फिर कहते हैं देयर इज ए फंडामेंटल डिस्टिंक्शन बिटवीन इंटरेक्शन एंड निगोशिएशन। यहां इन्होंने बता दिया इनको केवल और केवल इंटरेक्शन के लिए अलाउ किया है, निगोशिएशन के लिए नहीं। इंटरेक्शन इज ओनली इन एक्सचेंज ऑफ व्यूज, negotiation involves collective bargaining, settlement of service conditions, and representation of employees before the employer. These rights cannot be created or transferred through executive instructions. जो negotiating union है वो जो UFBU किया करती थी वो काम को अब negotiating branch level पर करेगी। Therefore, attempts by some minority unions to portray these interaction meetings as a historic achievement are nothing more than an effort to mislead employees and create confusion. Employees should judge organizations not by publicity but by their legal status, representative strength, and proven record of securing service conditions and protecting employees' interests. At the same time, we are examining the ministry's decision from the legal perspective. If any executive interaction is found to be inconsistent with the statutory provisions governing recognition and collective bargaining, appropriate legal remedies will be pursued to ensure that the rule of law prevails over the administrative expediency. We call upon all our members to remain united, vigilant. Our strength lies not in symbolic meeting but in the democratic mandate of employees and legal rights flowing from the mandate. No administrative circular can substitute the will of the majority or dilute the principles of collective bargaining established under the labor law. Unity, majority mandates, and the rule of law shall always prevail. With revolutionary greetings, yours comrade। ये डाल दिया किसका? एन शंकर, जनरल सेक्रेटरी। दोस्तों, ये लेटर पढ़ने के बाद दो चीज मेरे दिमाग में बहुत अच्छी तरह से आ गई हैं। हमारे जो बेस सेटलमेंट होते हैं, सर्विस कंडीशंस होती हैं, पेंशन का जो कुछ भी होता है, दो पार्टियों के बीच में दे आर निगोशिएटेड, और हमारे जो सेटलमेंट है दे आर निगोशिएटेड सेटलमेंट। इंटरैक्टिव सेटलमेंट नहीं कहते उनको, निगोशिएटेड सेटलमेंट। मतलब एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के माध्यम से सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं और सेटलमेंट होता है, और ये हमेशा ही निगोशिएटेड सेटलमेंट, ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का भी भाग था और ये यहाँ भी रहेगा। लेकिन इंटरैक्शन, भाई कोई किसी से मिलने जा सकता है। अब ये एक छोटी यूनियन मिलने जाए वो भी जा सकती है, एक आदमी मिलने जाए वो भी जा सकती है, अनरिकॉग्नाइज्ड ग्रुप मिलने जाए वो भी जा सकता है। तो भाई एम्प्लॉयर से कोई भी इंटरेक्शन कर सकता है। ये बड़े बड़े जो लोन लेते हैं लोग बाग और जाते हैं मतलब बड़े बड़े एम्प्लॉयर के पास में, तो वो भी बात कर सकते हैं वहां पे। वो इंटरेक्शन है, वो निगोशिएशन नहीं है। यहाँ बड़ी अच्छी तरीके से एन शंकर साहब ने बताया है कि यस दे आर अलाउड फॉर इंटरेक्शन बट नॉट फॉर निगोशिएशन। और ये माइनॉरिटी यूनियन, ऐसा कोई वर्ड नहीं है उसमें सेक्शन 14 में। मेजोरिटी यूनियन भी कोई वर्ड नहीं है। अब मुझे पता नहीं मेजोरिटी किसको कह रहे हैं, माइनॉरिटी किसको कह रहे हैं। तो मेजोरिटी का वेंकटेचलम वाली को कह रहे हैं या यूएफबीयू के जो घटक दल उनको कह रहे हैं, ये यूएफबीयू का तो खेल ही खत्म है। इसमें यूएफबीयू का सारा खेल खत्म है, क्योंकि नो यूनियन का संगठन है, इसका कोई वैल्यू नहीं है। और मुझे यह लगता है कि यूनियन बैंक स्पेसिफिक होने के नाते इवन वेंकटेचलम का जो संगठन है EIB, उसका भी कोई अस्तित्व नहीं है निगोशिएशन के लिए। किसी का भी कोई अस्तित्व नहीं है। इनकी लड़ाई चल रही है अब, क्योंकि जब तक पार्लियामेंट में इसको नहीं बदला जाता है, कोर्ट इसको रिपील नहीं करता या इसमें अमेंड के लिए नहीं कहता, तब तक तो यही रहेगा। अब ये तो 13वें सेटलमेंट को निगोशिएशन करने के भी अधिकार नहीं रह गए। केवल और केवल इसको निगोशिएशन होगा एम्प्लॉयर और जहां भी एम्प्लॉयर जिस बैंक का है उसके नीचे जो यूनियन है उसके बीच में होगा। यानी ये लगभग वही है जो आपका 19(2)(f) में दे रखा है एक्ट 1970, बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1970 में जो 19 राज्य बैंक हुई थी, लगभग वही है। इसी प्रकार का सिस्टम था, लेकिन उस सिस्टम को 1970 में इन लोगों ने खत्म कर दिया था और आने ही नहीं दिया। और अगेन वही कोशिश हो रही है। ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि जबरदस्ती चिपके हैं, लेकिन अब तो चिपक नहीं सकते। इनने बोल दिया है इस प्रकार की कोई बात होती है तो हम कोर्ट जाएंगे। अब क्योंकि ये ऑल इंडिया यूनियन बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन है, ये पर्टिकुलर बैंक की यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की एसोसिएशन है, इसमें मिक्सअप नहीं है, हाइब्रिड नहीं है इसमें, जैसे ये 9 घटक दल बने हुए हैं। स्वाभाविक सी बात है, जब इनके अधिकारों का निगोशिएशन करने के लिए यूएफबीयू आएगा तो आने ही नहीं देंगे, ये कोर्ट में चले जाएंगे। क्योंकि लीगल जो है IRC जो कोड है उनको अलाउड करता ही नहीं है। तो दोस्तों, ये जो शंकर साहब ने लेटर निकाला है बिल्कुल सही है।
निगोशिएटिंग के अधिकार केवल और केवल उस यूनियन के पास या उस काउंसिल के पास है जिसके पास उस पर्टिकुलर इस्टेब्लिशमेंट में, उस बैंक में उनके पास 51% और मोर आदमी है, और कोई नहीं कर सकता, यूएफबी भी नहीं कर सकता। और यही सिस्टम है। और रही छोटी यूनियनों की बात, उनसे बात कर सकता है एम्प्लॉयर, मना नहीं है, लेकिन निगोशिएशन नहीं होगा उनसे, केवल और केवल निगोशिएशन होगा निगोशिएटिंग यूनियन या निगोशिएटिंग काउंसिल से। अब उनके पास माइनॉरिटी हैं तो रिकॉग्नाइज तो होंगे नहीं। अब रिकॉग्नाइज, आप रजिस्टर्ड हो सकते हो, रिकॉग्नाइज नहीं है, तो उनसे बातचीत, चाय समोसा खा लो, बैठ लो, जैसे नॉर्मल इनफॉर्मल बात है वो कर सकते हो। फॉर्मल बात रिकॉग्निशन की, जैसे निगोशिएशन की केवल और केवल रिकॉग्नाइज यूनियन से होगी। ये माइनॉरिटी यूनियंस आर नॉट द रिकॉग्नाइजेबल। ये रिकॉग्नाइज वहाँ भी वर्ड यूज किया है डीएफएस के लेटर में, वो गलत यूज किया है। माइनॉरिटी मेजोरिटी जो वर्ड यूज है वहाँ भी उसमें क्या नाम है, सेक्शन 14 में ऐसा कुछ भी अर्थ नहीं है। मेजोरिटी ये किसको कह रहे हैं, माइनॉरिटी किसे, मुझे पता नहीं। मैं मेजोरिटी क्या ये वेंकटचलम वाली को कह रहे हैं, या ये आईबॉक को कह रहे हैं, या एनसीबी को कह रहे हैं, वो मेजोरिटी नहीं है। मेजोरिटी माइनॉरिटी का कोई कुछ भी नहीं है, केवल और केवल ये बैंक स्पेसिफिक है, इंडस्ट्री स्पेसिफिक है। इंडस्ट्री स्पेसिफिक नहीं, बैंक इस्टेब्लिशमेंट स्पेसिफिक है। इंडस्ट्री तो सारी मिलकर बन जाती है। और दोस्तों आप समझ गए होंगे, ये लेटर जो निकाला है ये सर्कुलेट होगा, लोगों को पता चलेगा कि वेंकटचलम का पत्ता साफ हो चुका है। मैं यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।